हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। यही टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ था, चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इस वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें लगभग 6 चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 8। 2 चैप्टर और रह जाएंगे, उनको भी हम आने वाले कुछ ही दिनों में कवर कर देंगे और ये बुक आपकी फिनिश हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट आपने देखा, शुरुआत से हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट में हमने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे थे। लैंड ट्रांसपोर्ट हमने देखा, एयर ट्रांसपोर्ट हमने देखा, और आज हम क्या देखने वाले हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में सबसे पहले रेल कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, और वर्ल्ड में रेल सबसे पहले कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे खास बात क्या है इसकी, सबसे सस्ता, अगर जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो सबसे सस्ता अगर देखा जाए तो वो कौन सा है, आपका वाटर ट्रांसपोर्ट ही है। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज मच चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाकी की तुलना में बहुत सस्ता है। अब आप कहोगे सर सस्ता क्यों है? सस्ता होने के पीछे इसके लिए रीजन है। देखो, अगर आप रेल ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है। रेल लाइन बिछाने के लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए, आपको बहुत सारी गिट्टी चाहिए, बहुत सारा मतलब काम करवाना पड़ता है। वाटर ट्रांसपोर्ट में खास बात क्या है, आपको कोई रूट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब रूट बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आपकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। आप रोड पे जाओ, रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रेल पे भी फ्रिक्शन होता है, मगर पानी में बहुत आसानी से बहुत कम फ्रिक्शन होता है पानी का। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब जो किसी चीज़ को रोके वो बहुत कम होता है। पानी में आसानी से स्मूथली कोई भी चीज़ मूव करने लग जाती है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, पानी में फ्रिक्शन कम होता है ज़मीन की तुलना में, एनर्जी कॉस्ट यहाँ पे कम लगती है। रोड पर जो एनर्जी खर्च होगी, यहाँ पे एनर्जी जो खर्च होती है वो बहुत कम होती है। पानी में जो एनर्जी खर्च होती है रोड पर ज़्यादा खर्च होती है। कोई रूट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी में सीधा पानी का जहाज उतारो और वो चलता ही चला जाता है। और दुनिया भर के ओशंस की हम बात करें, आपको बताया हमारे 5 ओशंस हैं, मेन बड़े बड़े ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन, और ऊपर है आर्कटिक ओशन, है ना। तो 5 ओशंस हैं। लगभग सारे के सारे ओशंस आपस में एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो कनेक्टेड होने की वजह से हम किसी भी साइज का जो शिप है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं। अब देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो सपोज अफ्रीका से साउथ अमेरिका हमें जाना है, तो एक तो अफ्रीका की साइड में और एक साउथ अमेरिका की साइड में, दोनों साइड में, दोनों एंड पर पोर्ट फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पोर्ट का ही मतलब पिक्चर है ये पूरी की पूरी। तो यहाँ पे पानी के जहाज रुकते हैं, डॉक होते हैं, और ये कंटेनर रखे हुए हैं, इनको पानी उसमें लोड अनलोड कर देते हैं। ठीक है, और फिर पानी के थ्रू ये चले जाते हैं। तो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अगर करना है हमें, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पोर्ट्स का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो सी रूट और दूसरा इनलैंड वाटरवेज। सी रूट का मतलब क्या है, अगर आप मान लो पानी के बड़े बड़े जहाज़ों से समुद्र के थ्रू जा रहे हो सामान लेके, तो वो तो आ जाएगा सी रूट में। और अगर आप किसी रिवर का इस्तेमाल कर रहे हो, कैनाल का इस्तेमाल कर रहे हो, इनका इस्तेमाल कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो आ जाएगा इनलैंड वाटरवेज। तो जनरली जो सी रूट हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जब एक देश से दूसरे देश में हमें सामान भेजना है तो वहाँ पर सी रूट का इस्तेमाल होता है, और अगर देश के अंदर ही मतलब सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो रिवर का, कैनाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सी रूट से, सी रूट के बारे में देखेंगे, अलग अलग सी रूट्स के बारे में भी जानेंगे। तो ओशन ट्रांसपोर्ट, अब सी रूट में क्या होता है, ओशन ट्रांसपोर्ट मतलब इसको हम ओशन ट्रांसपोर्ट ही बोल सकते हैं। सी रूट मतलब समुद्र या ओशन, उसमें जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम ओशन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा सस्ता ट्रांसपोर्ट है। किसको ले जाने के लिए, बल्कि मटेरियल। आप देखो इसमें कितने सारे कंटेनर जा रहे हैं। यही कंटेनर आपने कभी अगर मालगाड़ी देखी हो, ट्रेन देखी हो, तो ट्रेन में 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा ऐसे करके कनेक्टेड रहते हैं। तो सोचो कितने सारे कंटेनर इसमें भरे हुए हैं। तो एक साइड दिख रही है आपको, है ना, यहाँ पर आप देखो इतने सारे कंटेनर, और इसको इधर देख लो बहुत सारे कंटेनर, कम से कम कितनी सारी रेलगाड़ी इससे बन जाएंगी इनसे, है ना। तो इतना सारा, इसको हम बोलते हैं हैवी बल्कि मटेरियल। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाना है, एक देश से दूसरे देश में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाना है, तो ओशन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे सस्ता मीन्स है। ओशन जो होते हैं स्मूथ हाईवे ऑफर करते हैं। स्मूथ मतलब ओशन में पानी का जहाज जो है आसानी से जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। अब यार पानी में रूट वूट तो बना नहीं रखा हमने, कोई रोड वोड तो बना नहीं रखा, तो मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे क्या है ही नहीं है, और किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर सकते हो। आज की डेट में जो मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स हैं, जिनको हम शिप्स बोलते हैं या कार्गो शिप्स जो हैं, ये जो है मॉडर्न वाले जो जहाज आ रहे हैं पानी के, इनमें रडार पाया जाता है, वायरलेस सिस्टम पाया जाता है,
और नेविगेशन एड्स पाए जाते हैं, मतलब किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो मतलब मॉडर्न है, अब इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो ये भी है कि ऐसे शिप्स आ गए हमारे जहाँ पर रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स भी पाए जाते हैं, मतलब इन पानी के जहाज़ों में कुछ चैम्बर ऐसे होते हैं जहाँ पर हम ऐसा सामान रख सकते हैं जो ख़राब ना हो। मान लो कुछ पेरिसेबल आइटम होते हैं, पेरिसेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसके लिए हमें चाहिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल, या रेफ्रिजरेटर का नीड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके आजकल क्या है, बहुत सारे ऐसे मतलब शिप्स हैं, तो इनमें पेरिसेबल चैम्बर्स पाए जाते हैं, सॉरी रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स पाए जाते हैं पेरिसेबल गुड्स के लिए। और टैंकर्स और स्पेशलाइज शिप्ड इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं ये रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स। और ये कंटेनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कंटेनर्स मतलब मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये दिखाई दे, ये रहे कंटेनर। तो पानी के जहाज़ों में बड़े बड़े कंटेनर्स को, इसको सामान के कंटेनर को रख देते हैं। तो इनसे क्या होता है, हम हैवी क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहती है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सी रूट्स, पूरी दुनिया में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सी रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेजर सी रूट यहाँ पे दिखा रखे हैं, बहुत सारे सी रूट दिखा रखे हैं और पोर्ट्स भी दिखा रखे हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार पोर्ट्स देख लो, इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स हैं। कोलकाता, मुंबई, कराची पाकिस्तान में, कोलंबो श्रीलंका में, ये अडेन है यमन में पड़ता है ना, डरबन केप टाउन, मोम्बासा, सुवेज, ये आपके बढ़ेंगे अफ्रीकन पोर्ट हैं। ठीक है, हम्बर्ग, लंदन और नॉर्थ केप, ये आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में, बैटल हार्बर, न्यूयॉर्क, ये आपके नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, वैनकूवर कनाडा में, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ओरियंस, ये आपके यूएसए की साइड में देखने को मिलेंगे। पनामा आपको पता है, पनामा एक कैनाल है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है ना, इधर भी पोर्ट्स पाए जाते हैं बहुत सारे। इधर ये ऑस्ट्रेलिया में कई सारे पोर्ट हैं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ है ना, योकोहामा पोर्ट आपका पड़ता है आपका जापान में, शंघाई, हांगकांग ये चाइना में पड़ते हैं ना, होनोलुलु। अब देखो ये पोर्ट बार बार आएगा, होनोलुलु पोर्ट कहाँ पड़ता है, ये देखो नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन में होनोलुलु पोर्ट है। इस यहाँ से अब देखो आप एशिया से इधर की तरफ आओ, या एशिया और अमेरिका के बीच में जब आते हैं तो बीच में पोर्ट पड़ता है होनोलुलु। तो यहाँ पे एशिया, ये है अमेरिका, बीच में पोर्ट का नाम क्या है, होनोलुलु। तो यहाँ मतलब एक प्रकार से पानी के जहाज रुक भी सकते हैं। ठीक है, तो पहला पोर्ट हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, नॉर्थ अटलांटिक। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना सी, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। ऊपर वाला है नॉर्थ अटलांटिक और नीचे वाला है साउथ अटलांटिक, है ना। मैप की आपको आई एम श्योर अच्छी नॉलेज होगी। ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये यूएस है, ये ध्यान रखना, ये यूएस है। ये यूरोप वाला हिस्सा है। यूरोप में भी ध्यान रखना, इधर वाला वेस्टर्न यूरोप है और इधर वाला ईस्टर्न यूरोप, और ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, ये वाला जो नॉर्थ अटलांटिक सी, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक सी जो मैंने शेडेड कर रखा है। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट पहली बात तो बिजिएस्ट सी रूट है, और दुनिया भर का जितना भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसका 1/4 यहीं से मतलब आता है और जाता है। इसका दूसरा नाम है बिग ट्रंक रूट, एक नाम याद रहेगा इसका, बिग ट्रंक रूट। ये कनेक्ट करता है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं यूएसए। ठीक है, तो यूएसए के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को और यूरोप के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से को, इनको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्शन होता है ये वाला। तो कौन कौन से हिस्से को कनेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए को और नॉर्थ वेस्ट यूरोप से कनेक्ट करता है। और ये दोनों ही रीजन, ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा और इधर यूरोप का ये वाला रीजन, ये दोनों ही इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है दुनिया भर के। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। ठीक है, तो जो यूएसए के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से को यूरोप के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है, बिग ट्रंक रूट है। कितना ट्रेड जाता है, 1/4 जाता है, बिजिएस्ट रूट है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है हमारा साउथ अटलांटिक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम इसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक। तो नीचे ये साउथ अमेरिका और ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप। ठीक है, तो इट कनेक्ट वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। अब देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्टिनेंट है, इसको हम बोलते हैं मतलब अपना साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पे ब्राज़ील, यहाँ पे अर्जेंटीना और उरुग्वे, ऐसे 3 देश हैं यहाँ पे, है ना। तो ये 3 देशों को कनेक्ट करता है कैसे, एक तो इधर वाले कंट्री से, देखो सुनो, ये पूरा अफ्रीका है। तो अफ्रीका में इधर वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसको हम बोलेंगे वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका को इधर कनेक्ट कर रहा है ये वाला सी रूट। दूसरा ऊपर ये यूरोप है, यूरोप, इस वाले यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को भी इससे साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। तो साउथ अमेरिका में 3 देश आते हैं। पहला कौन सा है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये 3 देश साउथ अमेरिका में आते हैं। इन 3 देशों को एक तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट करता है ये,
और एक वेस्ट यूरोपियन कंट्री से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इट कनेक्ट वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ई वाला अफ्रीका जो हो जाएगा वेस्ट अफ्रीका, और जी वाला अमेरिका जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे साउथ अमेरिका। इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन सा सी रूट, साउथ अटलांटिक सी रूट। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा कम रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा पाया नहीं जाता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है, देखो ये वाला यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा साउथ अफ्रीका में केप टाउन, और यहाँ पे आ जाएगा एक रियो डी जेनेरियो। इन दोनों के बीच में जो है ट्रैफिक बहुत कम पाया जाता है, और उसका ट्रैफिक कम पाए जाने के पीछे एक रीजन दे रखा है, क्योंकि दोनों ही जगह पे सिमिलर प्रोडक्ट और रिसोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में ट्रैफिक कम है। कौन सी जगह, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, और केप टाउन जो आपकी कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। तो इन दोनों के बीच में ट्रैफिक क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पोर्ट मैंने अभी दिखाए थे, ये केप टाउन हो गया, और यहाँ पे ये रियो डी जेनेरियो, इनके बीच में, दोनों के बीच में बहुत कम ट्रैफिक पाया जाता है। अगला सी रूट है आपका मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। देखो पहली बात तो मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, ये देखो आप, ये वर्ल्ड का मैप है, ये तो हो गया आपका यूरोप, और ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, और इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है ना, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। और इंडिया के नीचे ये वाला जो ओशन है इसको बोलते हैं इंडियन ओशन, और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो पहले मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन की तरफ ऐसे घूम के आते थे, कैसे आते थे, ऐसे घूम के आते थे। यहाँ पर एक कैप ऑफ गुड होप नाम का पोर्ट है, तो इस रूट को बोलते थे कैप ऑफ गुड होप रूट, बहुत ज़्यादा लंबा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक कैनाल बन गई, स्वेज कैनाल। इस कैनाल के बनने से मेडिटेरेनियन सी जो है रेड सी से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर रेड सी है। अब हम सीधे यूँ इंडियन ओशन में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, वेरी गुड। तो मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट जो है ये यूरोप को, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, यूरोप, और अफ्रीका को, ये हो जाएगा अफ्रीका, इनको कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से। तो ये रहा आपका इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। ये जो रूट है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कनेक्ट करता है। सीधी बात है यार, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तीन कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोगों को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ये पास होता है हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड, हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड का हार्ट क्या कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी को हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे पोर्ट सैड, अडेन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट पर आते हैं। जैसे ही सुएज कैनाल बना, मैंने बताया ना, इस जगह पे कौन सा कैनाल बन गया, सुएज कैनाल। तो सॉरी, पहले जो घूम के आना पड़ता था ना, अब सीधे आ रहे हैं हम इधर यूरोप से, कहाँ की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ। तो जैसे ही सुएज कैनाल बना तो टाइम और डिस्टेंस दोनों ही कम हो जाती हैं, किसके बीच में, यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में या इंडिया के बीच में। अब सीधे यूँ आ जाते हैं। पहले कैसे घूम के आना पड़ता था, ऐसे घूम के आना पड़ता था, उस रूट को हम बोलते थे कैप ऑफ गुड होप। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब कैसे आ रहे हैं, अब यूँ सीधे आ जाते हैं इंडियन ओशन में, पहले ऐसे घूम के आना पड़ता था। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों ही क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं सुएज कैनाल के बनने के बाद। अगला है कैप ऑफ गुड होप सी रूट। तो ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप, इस सी रूट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सी रूट है ये कनेक्ट करेगा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो ये वाले यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट, और दूसरा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट करेगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, वेस्ट अफ। तो इधर से यूँ करके ये कनेक्शन जो होगा इसको हम बोलेंगे कैप ऑफ गुड होप सी रूट। किसको कनेक्ट कर रहा है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से कनेक्ट कर रहा है, साथ के साथ में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएंगे और नीचे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएंगे, इनसे कनेक्ट कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कैसे, यहीं से पनामा कैनाल के थ्रू, यहीं से पनामा कैनाल के थ्रू कहाँ पर जा सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और कहाँ जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनसे भी कनेक्ट कर रहा है। यहाँ वर्ल्ड के मैप में आप देखोगे ये है ऑस्ट्रेलिया और ये वाला जो जगह है ये है न्यूजीलैंड। तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है कौन सा, कैप ऑफ गुड होप सी रूट। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। देखो इधर वाला अफ्रीका हो जाएगा ईस्ट अफ्रीका, इधर वाला अफ्रीका हो जाएगा वेस्ट अफ्रीका। तो इन दोनों के बीच में ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देखोगे आज की डेट में अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है और ये जो कंट्रीज हैं, इधर ईस्ट वाले और इधर वेस्ट वाले, इनके बीच में लगातार ट्रैफिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं इनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टेन, ग्राउंडनट, ऑल पाम
और कॉफ़ी, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है और बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ट्रेड भी आपस में इन दोनों के बीच में इंक्रीज हो रहा है। अगला है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब नॉर्थ पैसिफिक का मतलब क्या है, अब देखो ये है आपका पैसिफिक ओशियन, आप ध्यान देना एक बार, बीच में ये नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और ये अफ्रीका, इधर एशिया और ये ओशियानिया। ओशियानिया में ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आ जाते हैं। अब इधर जो पूरा की पूरा ओशन है इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। इस पैसिफिक ओशन में ऊपर वाले पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाले को साउथ पैसिफिक। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक सी रूट की, तो ये कनेक्ट करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ध्यान देना, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इधर वाला कोस्ट हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट और इधर वाला कोस्ट हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट। इसको कनेक्ट करेगा किससे, एशिया से। मतलब आप यूँ समझ लो, नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं, नीचे मैक्सिको, फिर यूएसए, फिर कनाडा। इनको कनेक्ट कर रहा है किससे, एशिया वाले पार्ट से, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट से, न्यूजीलैंड वाले पार्ट से, ये किसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका है, तो ये करें अमेरिका का ये वाला जो अमेरिका है, ये वाला जो कोस्ट हो जाएगा, ये अमेरिका का हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट। तो इस वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट्स पाए जाते हैं, वैनकूवर, सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये सारे के सारे पोर्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं। अब एशिया की साइड में कौन कौन से पोर्ट पाए जाते हैं, योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, ये एशिया साइड में पोर्ट्स पाए जाते हैं। फिर इसमें एक चीज़ बता रखी है कि अब देखो ये तो हो गया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया एशिया वाला पार्ट। ये जो जितने भी मतलब ये सी रूट है एक जगह से, कॉमन जगह से पास हो रहे हैं, उस कॉमन जगह का नाम है होनोलुलु। क्या है, होनोलुलु से पास हो रहे हैं, तो यही बता रखा है। ट्रेड अक्रॉस नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मूव्स थ्रू सेवरल रूट्स कन्वर्जिंग एट होनोलुलु। तो होनोलुलु कहाँ पे पड़ता है, अमेरिका की बगल में ही हवाईयन आइलैंड है। हवाईयन आइलैंड में यहाँ पर एक पोर्ट है होनोलुलु, तो यहीं पर बहुत सारे रूट आके मर्ज होते हैं और पानी के जहाज़ यहाँ पे आके रुक भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो, ये मैक्सिको, ये हो गया यूएसए, ये हो गया कनाडा, और इनकी इधर की साइड में आप देखोगे इधर पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन में इस जगह पर जो आइलैंड है इसका नाम है हवाई आइलैंड, और यहीं पर एक पोर्ट पाया जाता है होनोलुलु। ठीक है। अगला है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अच्छा वही चल रहा है अभी, सॉरी। तो द डायरेक्ट रूट ऑन ग्रेट सर्कल कनेक्ट वैनकूवर एंड योकोहामा रिड्यूसिंग ट्रैवलिंग डिस्टेंस 2480 किलोमीटर बाई हाफ। तो आपको देखने को मिलेगा एक डायरेक्ट लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगी वैनकूवर से लेकर योकोहामा। वैनकूवर पड़ता है आपका कनाडा में, योकोहामा पड़ता है टोक्यो में। तो इसके बनने के बाद या इसके चालू होने के बाद डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो जाती है, बहुत कम रह जाती है, आधी रह जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका वैनकूवर और ये रहा योकोहामा, एक ग्रेट सर्कल पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो इससे भी डिस्टेंस कम हो गया। अगला है आपका सी रूट साउथ पैसिफिक सी रूट। मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला पैसिफिक नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाला पैसिफिक कौन सा हो जाएगा, साउथ पैसिफिक। तो साउथ पैसिफिक सी रूट किस किस को कनेक्ट करेगा, तो इधर ध्यान देना, ये है आपका वेस्टर्न यूरोप, यहाँ 1 नंबर डाला हूँ, वेस्टर्न यूरोप को और नॉर्थ अमेरिका को, ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। इनको कनेक्ट करेगा किससे, देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कनेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। मगर ये कनेक्ट कैसे होंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके पानी के छा जाएंगे। बीच में एक जगह है, इस जगह का नाम है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल से ये कनेक्ट करता है। और आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन, अब आप देखोगे तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इधर ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में, ये कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बीच में पनामा कैनाल है और ये वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और ये अमेरिका, ये सब जो हैं किससे कनेक्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड से कनेक्टेड हैं। और ये कौन से सी रूट से, साउथ पैसिफिक सी रूट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया वेस्टर्न यूरोप और ये हो गया आपका अमेरिका, ये सब जो हैं इधर से ऐसे कनेक्टेड हैं, ये सब कनेक्टेड हैं इधर से। तो ये वाला जो सी रूट यहाँ पे जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं साउथ पैसिफिक सी रूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन कौन से पाए जाते हैं और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया तक अंदर पेनिट्रेट कर रहा है ये वाला सी रूट। और सिडनी से पनामा के बीच में डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर, सिडनी से पनामा। अब सिडनी से पनामा का मतलब क्या है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इस जगह पे जगह है सिडनी। पनामा कहाँ है, यहाँ पे पनामा, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता रखी है कितनी है, 12,000 किलोमीटर। होनोलुलु इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मैंने बताया था। इस जगह पर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है, होनोलुलु, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अगला टॉपिक है इसी में हमारा कोस्टल शिपिंग। अब कोस्टल शिपिंग का मतलब क्या है, जिन देशों में कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे इंडिया की बात करें, ये वाला एरिया कौन सा है, कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में सामान को ले जाने के लिए
जो शिपिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग से फ़ायदा क्या होता है, अंदर जो लैंड पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम। लैंड पर जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोस्टल शिपिंग वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है जहाँ पे कोस्टल लाइन बहुत ज़्यादा है, कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है किसी भी कंट्री का। तो कोस्टल शिपिंग जो है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे छोटे छोटे वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेसल का यहाँ पे मतलब है पानी के जो छोटे छोटे जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो कोस्टल शिपिंग है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ऐसे कंट्री जिनकी कोस्ट लाइन बहुत ज़्यादा वास्ट है। वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है आज की डेट में ज़्यादातर कहाँ पे यूज होती है, कोस्ट यूएसए, चाइना, इंडिया। यूएसए, चाइना, इंडिया तीनों देशों की कोस्टल लाइन जो है बहुत ज़्यादा है, तो इन देशों में कोस्टल शिपिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कहाँ पर सूटेबल है, ये पाई जाती है बहुत ज़्यादा सूटेबल है शेंजेन स्टेट्स इन यूरोप। अब देखो यूरोप में शेंजेन स्टेट किन को बोलते हैं, तो पहली बात तो यूरोप में कुछ एरिया है जिसको हम बोलते हैं शेंजेन एरिया। ये जो ब्लू वाला एरिया दिखा रखा है इसको शेंजेन एरिया बोल रहे हैं। शेंजेन एरिया में 27 यूरोपियन कंट्रीज आते हैं और इन देशों में क्या है, एक कंट्री का वीज़ा ले लो, उसके बाद जनरली ये सब बताते हैं कि इन कंट्रीज में आपको फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, अलग अलग पासपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका बॉर्डर ओपन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं शेंजेन एरिया, ठीक है। तो शेंजेन जो स्टेट हैं यूरोप के, ये इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, कोस्ट लाइन पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो है कोस्टल शिपिंग। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज तक जाने के लिए कोस्टल शिपिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोस्टल शिपिंग की वजह से फ़ायदा क्या है, लैंड पर जो कंजेशन है वो रिड्यूस हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी बढ़ गई है इसका, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कंट्री दिखा रखे हैं ये आपके देखने को मिलेंगे यूरोपियन कंट्रीज हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में कोस्टल लाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कोस्ट लाइन हो गई, ये कोस्ट लाइन हो गई, ये कोस्ट लाइन हो गई। तो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू ब्लू पानी है, तो यहाँ पे ये सब कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोस्टल शिपिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दो कैनाल्स के बारे में जिनको हम बोलेंगे शिपिंग कैनाल्स। तो दो कौन कौन से शिपिंग कैनाल्स हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस दुनिया में ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न वर्ल्ड और ये हो जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो दो कैनाल यहाँ पे हम देखेंगे, एक पनामा और दूसरा है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल मैंने अभी बताया था, और पनामा कैनाल कहाँ पर है, यहाँ पर एक जो कैनाल है उसको हम बोलेंगे पनामा कैनाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वेज कैनाल के बारे में। तो स्वेज कैनाल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो स्वेज कैनाल आपका जनरली क्या करता है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, क्या है, मेडिटेरेनियन सी। इसके नीचे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। और यहाँ पे ऊपर यूरोप है, और यहाँ पर एक सी है जिसका नाम है रेड सी, रेड सी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कैनाल पाया जाता है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करेगा, उसका नाम है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल पहली बात तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, तो ऊपर देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी, और नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये है आपका ये रेड सी। तो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने वाला जो कैनाल है इसी को हम बोलते हैं स्वेज कैनाल। इसको बनाया गया था 1869 में इजिप्ट में, ध्यान रखना 1869 में इजिप्ट में इसको बनाया गया था। ऊपर वाला जो पोर्ट है नॉर्थ में उसको हम बोलते हैं पोर्ट सैड, और नीचे वाला जो पोर्ट है उसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज। ध्यान रखना, ऊपर जो पोर्ट है नॉर्थ में उसको बोलते हैं पोर्ट सैड, पोर्ट सैड नॉर्थ में, और नीचे जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। ये दो पोर्ट हैं, ठीक है। तो ये कैनाल हो गया, ऊपर तो आपका पोर्ट सैड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा पोर्ट स्वेज। कितनी इसकी डिस्टेंस भी बताएंगे। तो ये कब बनाया गया था, 1869 में। कंट्रोल कौन सा देश करता है, इजिप्ट करता है। कौन कौन से सी को कनेक्ट कर रहा है, ऊपर है मेडिटेरेनियन सी और नीचे है रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। और ये यूरोप को एक नया गेटवे देता है इंडियन ओशन में जाने का, मतलब इसके माध्यम से यूरोप जो है इंडियन ओशन में आसानी से जा सकता है। पहले कहाँ से घूम के जाना पड़ता था, पहले कैप ऑफ गुड होप से रूट से घूम के जाना पड़ता था, ऐसे करके जो मैंने अर्लियर आपको बताया था, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है लिवरपूल और कोलंबो, कोलंबो आपका पड़ता है कहाँ पे, इंडिया के नीचे श्रीलंका में, और लिवरपूल आपका इंग्लैंड में पड़ता है। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा इसने क्या कर दिए, कम कर दिए। इसमें सी लेवल कैनाल है, बिल्कुल मतलब ज़्यादा ऊंच नीच इसमें देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पे कोई लॉक सिस्टम नहीं पाया जाता। लॉक सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, चाहे पानी का लेवल अलग अलग हो वहाँ पे लॉक सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे पानी फ्रीली मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी डिस्टेंस दे रखी है स्वेज कैनाल की 160 किलोमीटर, ध्यान रखना। लेंथ है इसकी 160 किलोमीटर, और गहराई कितनी है, 11 से 15 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। और यहाँ 100 से ज़्यादा जहाज़ डेली मतलब इसमें ट्रैवल करते हैं, और एक जहाज़ को यहाँ से क्रॉस करने में इसको लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना, 10 से 12 घंटे एक जहाज़ को क्रॉस करने में लग जाते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी टोल्स पाया जाता है। टोल्स का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पाया जाता है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसमें ट्रैफिक क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए
अगर मान लो कोई सामान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है तो लोग बाग जो है तो पुराने वाले रूट को इस्तेमाल करते हैं। कौन से? कैप ऑफ गुड होप वाले रूट को इस्तेमाल करते हैं अगर कोई सामान इंपॉर्टेंस का नहीं है, अगर ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है तो। साथ के साथ में आप देखो यहीं पर जैसे ये तो हो गया स्वेज कैनाल, पैरेलल में इसके में यहाँ पे ये एक लाइन सी दिखा रखी है, ये है आपकी रेलवे लाइन। इसी के पैरेलल में एक रेलवे लाइन चल रही है जो डिवाइड हो जाती है। एक कहाँ कहाँ पे डिवाइड हो जाती है? एक तो कायरो इजिप्ट की कैपिटल है, और एक इस्माइलिया, यहाँ पर एक इस्माइलिया, इसमें ये डिवाइड हो जाती है रेलवे लाइन। ठीक है, तो एक रेलवे लाइन इसी के पैरेलल में चल रही है जो इस्माइलिया और कैरो में डिवाइड हो जाती है। साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा इस्माइलिया में ही, ध्यान रखना, फ्रेश वाटर कैनाल, इस्माइलिया से एक फ्रेश वाटर कैनाल आ रहा है जो स्वेज कैनाल को ज्वाइन करता है, और इस फ्रेश वाटर कैनाल में पानी जो आ रहा है वो है रिवर नाइल, यहाँ से फ्रेश वाटर पानी आ रहा है। ठीक है, तो बगल में यहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम है नाइल रिवर। नाइल रिवर से एक कैनाल आ रहा है, कहाँ तक? इस्माइलिया तक, और इसी से पानी किस में जा रहा है? आपके स्वेज कैनाल में जा रहा है। ठीक है, स्वेज कैनाल में पोर्ट साइड से लेके पोर्ट स्वेज तक पानी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, फ्रेश वाटर। तो ध्यान रखना, स्वेज कैनाल में फ्रेश वाटर कौन सी रिवर से आ रहा है? नाइल रिवर से। कौन सा कैनाल लेके आ रहा है? इस्माइलिया कैनाल लेके आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो ये रही आपकी नाइल रिवर, ये रहा आपका स्वेज कैनाल, यहाँ पर स्वेज कैनाल। ठीक है, ये इस्माइलिया कैनाल है और ये पानी इसमें क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगला है पनामा कैनाल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है पनामा कैनाल, बड़ा खूबसूरत दृश्य यहाँ पे दिखा रखा है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल में ध्यान रखना कहाँ पर है पनामा कैनाल? पहली बात तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में पाया जाता है पनामा कैनाल। और इधर आपका ओशन जो पड़ता है वो है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। तो यूँ समझ लो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो है पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल में ऊपर की साइड में जगह है कोलोन और नीचे की साइड में जगह है पनामा सिटी। कोलोन किधर है? अटलांटिक साइड में, और पनामा सिटी किधर है? पैसिफिक ओशन की साइड में। तो ध्यान रखना ये दो ओशन को कनेक्ट करता है पनामा कैनाल। अभी मैंने बताया था, पहला अटलांटिक ओशन और दूसरा पैसिफिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर अटलांटिक ओशन, नीचे है पैसिफिक ओशन, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर जगह का नाम क्या है? ऊपर जगह का नाम है कोलोन, और नीचे वाली जगह का नाम क्या है? पनामा सिटी। इन दोनों के बीच में जो कैनाल है इसको बोलते हैं पनामा कैनाल। तो इसको बनाया गया था किसके द्वारा? यूएस गवर्नमेंट ने इसको बनाया था पनामा इस्थमस पर। इस्थमस क्या होता है? एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा होता है जो दो बड़ी बड़ी लार्ज बॉडीज को, यहाँ पे आप देखो ये एक लार्ज लैंड बॉडी है, ये भी एक लार्ज लैंड बॉडी है, इसको छोटी सी लैंड बॉडी कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं इस्थमस। तो ये यूएस गवर्नमेंट के द्वारा पनामा इस्थमस पर बनाया गया था जो पनामा सिटी और कोलोन के बीच में है। ऊपर कोलोन है, नीचे है पनामा सिटी, इन दोनों के बीच में ये कैनाल पाया जाता है पनामा कैनाल। कैनाल को हिंदी में ध्यान रखना नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहर बोलते हैं। 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर लंबा है, और इसमें बहुत ज़्यादा डीप कटिंग की गई है 12 किलोमीटर तक। तो 12 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा खुदाई करनी पड़ी है, कटिंग करनी पड़ी है। इसमें टोटल 6 लॉक सिस्टम पाए जाते हैं। ध्यान रखना 6 लॉक सिस्टम पाए जाते हैं पनामा कैनाल में, और ये जो हैं अलग अलग लेवल को, जब यहाँ से पानी के जहाज़ निकलते हैं तो अलग अलग लेवल को ये क्रॉस करते हैं, और 26 मीटर अप और डाउन, 26 मीटर अप और डाउन शिप्स को मतलब ऊपर नीचे जाना पड़ता है। और ये जाने के लिए लॉक सिस्टम जो है ये इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। जो अप एंड डाउन मतलब जाते हैं तो उसमें लॉक सिस्टम हेल्प करता है पानी के जहाज़ का आगे बढ़ाने में। ठीक है, और फाइनली ये जाके कहाँ पर मिल जाते हैं? गल्फ़ ऑफ पनामा। नीचे की साइड में जो है वो है गल्फ़ ऑफ पनामा। ठीक है, साथ के साथ में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। अब देखो ये यूएसए है, यूएसए में 2 शहर हैं, एक साइड में है न्यूयॉर्क और दूसरी साइड में है सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क किधर है? अटलांटिक ओशन की तरफ, सैन फ्रांसिस्को किधर है? पैसिफिक ओशन की तरफ। तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को को कनेक्ट करता है कौन सा? पनामा कैनाल। तो न्यूयॉर्क से ऐसे आओगे और ऐसे घूम के यहाँ पर चले आओगे सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी 13,000 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कम हो जाती है, 13,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कम हो जाती है। किससे? पनामा कैनाल से। कहाँ के बीच में? न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में। और साथ के साथ में वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, वेस्टर्न यूरोप और वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। अब आप देखो इधर जो है वेस्टर्न यूरोप, और ये वाला कोस्ट कौन सा है? वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। इनके बीच में डिस्टेंस भी कम हो जाती है किसके माध्यम से? पनामा कैनाल के माध्यम से। नॉर्थ ईस्ट यूएसए, इधर वाला जो है ये नॉर्थ ईस्ट यूएसए हो जाएगा। सेंट्रल यूएसए, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब चीज़ों के बीच में डिस्टेंस कम कर देता है पनामा कैनाल। अब इसको अगर हम कंपेयर करें स्वेज कैनाल से, तो स्वेज कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेज कैनाल से बहुत ज़्यादा जहाज गुजरते हैं, स्वेज कैनाल से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, तो उसकी तुलना में इकोनॉमिकली कम इंपॉर्टेंट है। मगर
लैटिन अमेरिका के लिए। अब लैटिन अमेरिका में क्या आ जाएगा, ये जो है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका दोनों कौन से अमेरिका बन जाते हैं, लैटिन अमेरिका। तो ध्यान रखना लैटिन अमेरिका में साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका बन जाते हैं। तो इन लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनकी इकोनॉमी के लिए पनामा कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड का मतलब है जो पानी के माध्यम से, मतलब रिवर के माध्यम से या कैनाल के माध्यम से जो पानी के जहाज, छोटे छोटे जहाज जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज जो है एक मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे रिवर वाइड होती हैं, डीप होती हैं और फ्री ऑफ सिल्ट, मतलब जहाँ पे सिल्ट नहीं पाया जाता। सिल्ट का मतलब क्या है, रिवर में जो मिट्टी जम जाती है ना नीचे, उसको हम बोलते हैं सिल्ट या गाद बोलते हैं। तो इनलैंड वाटर पे कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पे रिवर कैसी हो, चौड़ी हो, गहरी हो और सिल्ट ना पाया जाता हो, वहाँ पे इनलैंड वाटर वे का इस्तेमाल किया जाता है। इनलैंड वाटर वे में किससे बनता है, ये नेटवर्क बनता है किससे, कहाँ पर ये होता है, तो रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर, क्रीक और लेक्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है इनलैंड वाटर वे के लिए या वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सामान भी ले जाते हैं और सामान के साथ साथ पैसेंजर्स को भी ले जाया जा सकता है। तो पैसेंजर और कार्गो दोनों को ही कैरी किया जाता है इनलैंड वाटरवे में। और यहाँ पे जो वेसल इस्तेमाल करते हैं उनका नाम है बोट्स एंड स्टीमर्स। बोट और स्टीमर का इस्तेमाल करते हैं पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब ले जाएंगे किससे, या तो रिवर, कैनाल, बैक वाटर, क्रीक्स और लेक्स के माध्यम से ले जाते हैं। इसकी डिमांड ये मतलब ये किस चीज़ पर, इनलैंड जो वाटरवे है ये 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 नेविगेबिलिटी विड्थ, मतलब रिवर की विड्थ कितनी है। दूसरा डेप्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की गहराई कितनी है, या चैनल का मतलब है सॉरी, जो रिवर हो या कैनाल हो इन दोनों को हम बोलते हैं वाटर चैनल। तो वाटर चैनल की डेप्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डेप्थ कम होगी तो फिर पानी के जहाज उसमें आसानी से चलेंगे नहीं। तीसरा, पानी की कंटिन्यूटी कैसी है, पता चला कि 1 महीने पानी चल रहा है और बाकी 2-4 महीने तक पानी नहीं आ रहा, तो पानी का फ्लो होना कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका इनलैंड वाटरवेज। साथ के साथ में ये एकमात्र ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो डेंस फॉरेस्ट की, जो अब देखो बहुत ज़्यादा घने जंगल है, वहाँ से अगर कोई रिवर जा रही है तो वहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो है इनलैंड वाटरवेज। क्योंकि घने जंगलों में ना तो रेलवे को बिछाया जा सकता है और ना ही रोडवेज को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लॉस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेड़ आपको काटने पड़ेंगे। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है आपका इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवे जो है हैवी कार्गो को ले जाता है, जैसे कोल, सीमेंट, टिम्बर, मेटल ओर, इन सब चीज़ों को ले जाने में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एंशियंट टाइम में अगर हम मतलब हिस्टोरिक टाइम की बात करें, इतिहास की बात करें, तो मेन जो हाईवे हुआ करते थे, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे वो हुआ करते थे रिवरवेज। मतलब लोग बाग जो है पहले रिवर्स के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो हम किससे जाते थे, रिवर्स के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बोट बना के, है ना, लकड़ी की बोट। ईमन रामायण में भी आपने देखा होगा भगवान श्री राम केवट जो है नाव के माध्यम से नाव पार वो नदी पार कराता है। रिवरवेज का आज की डेट में इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक तो रेलवे का कंपटीशन बढ़ रहा है, दूसरा पानी जो है रिवर का या कैनाल का उसको हम इरीगेशन में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो पानी कम फ्लो करता है, और पानी कम फ्लो करता है तो फिर उसमें पानी के जहाज़ों को, छोटे छोटे बोट और स्टीमर को ले जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। प्लस इनकी मेंटेनेंस नहीं करते। ये जो रिवर होती है इनमें जो जैसे गंदगी जम जाती है, सिल्ट जम जाती है, तो उसको बार बार निकालते नहीं है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। क्या कर सकते हैं इनलैंड वाटरवे को डेवलप करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी रिवर या लेक या हार्बर उसमें से जो कचरा है या सेडिमेंट्स हैं उनको बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं ड्रेजिंग। स्टेबलाइजिंग रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब है रिवर के जो किनारे पे जो किनारा जो होता है उस पर हम उसको स्टेबल कर सकते हैं, उसमें मिट्टी जो है उसको रिवर में जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इनको एम्बैंकमेंट जो है, किनारे जो हैं इनको मजबूत कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है ताकि डीसिल्टिंग ताकि रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा सिल्ट ना जाए, गंदगी ना जाए। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, डैम बना सकते हैं और बैराज बना सकते हैं पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी जगह पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर डैम भी बना सकते हैं, बैराज भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट वाटरवेज कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वाटरवेज जो इनलैंड में दे रखे हैं। एक है राइन वाटरवे। तो ध्यान रखना, राइन वाटरवे जो है ये राइन रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है, राइन रिवर। ऊपर यहाँ पे एक देश है नीदरलैंड, नीचे एक देश है स्विट्जरलैंड, इन दोनों के बीच में नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड में एक जगह है रोटरडैम और स्विट्जरलैंड में एक जगह है बासेल, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बासेल स्विट्जरलैंड और रोटरडैम कहाँ पे, नीदरलैंड। कहाँ से गुजर रहा है, तो ऊपर नीदरलैंड हो गया, नीचे कौन सा हो गया, जर्मनी। इन दोनों देशों से पास होता है। टोटल इसकी डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में है से बासेल इन स्विट्जरलैंड, इन दो जगहों को ये कनेक्ट कर रहा है। और ये जो वाटरवे है राइन वाटरवे,
इंडस्ट्रियल एरिया से पास होता है। कहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, है ना। इनको कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। आपको देखने को मिलेगा इधर की साइड में क्या आ जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, इसको कनेक्ट करेगा ये किससे? इंडस्ट्रियल एरिया। कहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इनके इंडस्ट्रियल एरियाज को नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से कनेक्ट करता है राइन वाटरवे। इसी में आप देखो इधर की साइड से ईस्ट से एक नदी जुड़ जाती है जिसका नाम है रूहर रिवर। कौन सी रिवर जुड़ जाती है? रूहर रिवर इसमें जुड़ जाती है। किसमें? राइन रिवर में, ईस्ट की साइड से। ये जो है राइन वाटरवे ये पास हो रहा है रिच कोल फील्ड से। मतलब रूहर जो आपको पता है किसी टाइम पर एक कोल फील्ड हुआ करता था, और ये पूरा की पूरा जो बेसिन है रिवर का, ये यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एरिया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है डसेल्डॉर्फ। डसेल्डॉर्फ एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो राइन वाटरवे में पाया जाता है। कहाँ पर है डसेल्डॉर्फ? ये जर्मनी में पाया जाता है। इस वाटरवे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा वाटरवे है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 20,000 ओशन गोइंग शिप्स यहाँ से पास होते हैं, और 2 लाख से ज़्यादा इनलैंड वेसल्स यहाँ पे हर साल पास हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब यूज होने वाला वाटरवे है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बहुत ही खूबसूरत राइन वाटरवे। यहाँ पे आपके छोटे छोटे पानी के जहाज यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। धनुबे वाटरवेज, पहली बात तो धनुबे वाटरवेज ये आपके यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोप में ये मतलब सर्व करता है। और ये नेविगेबल है कहाँ तक? टोरना सेवरन यहाँ तक नेविगेबल है। और ये कहाँ से जा रहा है? ब्लैक फॉरेस्ट से। यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट से ये राइज करेगा और किधर तक जा रहा है? ईस्ट की साइड में जा रहा है, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में धनुबे वाटरवेज। तो आप देखो ये धनुबे रिवर है, ये जा रही है जो ब्लैक सी में जाके गिर जाती है, और कई सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू ये क्या हो रहा है? पास हो रहा है। अगला वाटरवे है आपका वोल्गा वाटरवे, बहुत इंपॉर्टेंट। वोल्गा वाटरवे रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया में, ये कहाँ पर है? रशिया में 11,200 किलोमीटर तक ये नेविगेबल है। और ये जो रिवर है नीचे जाके कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है, वोल्गा रिवर, ठीक है। ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें 2 कैनाल दे रखे हैं, एक है वोल्गा मॉस्को कैनाल और दूसरा है वोल्गा डॉन कैनाल। तो वोल्गा वाटरवे में 2 कैनाल है, एक है वोल्गा मॉस्को कैनाल जो कनेक्ट करेगा इसको मॉस्को रीजन से। किससे? वोल्गा वाटरवेज को कनेक्ट करता है मॉस्को रीजन से। कौन सा? वोल्गा मॉस्को कैनाल। और दूसरा वोल्गा डॉन कैनाल जो है ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी से। किसको कनेक्ट करता है? ब्लैक सी से वोल्गा वाटरवे को कनेक्ट करता है। अगला आपका वाटरवे है ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस सीवेज। यहाँ पे 4-5 रिवर्स जो बता रखी हैं इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स, जो आपकी यूएसए और कनाडा में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ग्रेट लेक्स में? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरो, लेक ईरी, लेक ओंटारियो, इन सब को मिला के क्या बोलेंगे हम? ग्रेट लेक्स। कहाँ पर है ये? कनाडा और यूएसए में पाई जाती हैं। और इधर एक लेक है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर, इनको मिलाकर जो वाटरवे बन रहा है इसको हम बोलते हैं द ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस सीवेज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैनाल है, सू कैनाल और वेलेंड कैनाल। ध्यान रखना, सू कैनाल और वेलेंड कैनाल ये कनेक्टेड हैं आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं ये, और जिनका नाम दे रखा है सुपीरियर, हुरो, ईरी, ओंटारियो, और ये मिलके बनाते हैं इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 कैनाल बता रखे हैं एसी में, एक है सू कैनाल और दूसरा वेलेंड कैनाल। ये कनेक्टेड है ग्रेट लेक्स से। कौन कौन सी ग्रेट लेक्स हैं आपकी? सुपीरियर, हुरो, ईरी और ओंटारियो। कहाँ पर पाई जाती हैं ग्रेट लेक्स? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, और ये मिलके क्या बनाती हैं? इनलैंड वाटरवे बनाती हैं। एक यूनिक कॉमर्शियल वाटरवे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ध्यान रखना, ये वाला जो है एक यूनिक, आप इसको हम बोल सकते हैं एक यूनिक कॉमर्शियल वाटरवे है जो नॉर्थ अमेरिका जो मतलब नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये पाया जाता है। किस से बनता है? सेंट लॉरेंस रिवर की एस्चुरी और ग्रेट लेक्स। ये सेंट लॉरेंस की एस्चुरी हो गई, मतलब एक रिवर हो गई, और ये ग्रेट लेक्स, इन दोनों से मिलकर ये बनता है। इनमें इंपॉर्टेंट पोर्ट दे रखे हैं दुलूथ और बफेलो। 2 पोर्ट कौन कौन से दे रखे हैं? यहाँ पर एक दुलूथ दे रखा है और बफेलो, 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो ये रहा दुलूथ और ये रहा बफेलो, ये 2 इंपॉर्टेंट इसके पोर्ट्स हैं। तो ये वाली हो जाएंगे ग्रेट लेक्स, एक सेंट लॉरेंस रिवर, इनको मिला के जो बन रहा है दैट इज़ द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवेज। और ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत सारे लार्ज ओशन गोइंग शिप्स जो है नेविगेट करते हैं बहुत गहराई तक, और ये मॉन्ट्रियल तक जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड्स पाई जाती हैं। रैपिड्स मतलब पानी में से जो उछाल सा पाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रैपिड्स। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा मतलब वेसल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे वेसल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी सिचुएशन से बचने के लिए
यहाँ पर 3 से 3.5 मीटर तक मतलब जो डेप्थ है, मतलब खोदा गया है इसको नीचे, मतलब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर कई सारे कैनाल बनाए गए। तो कैनाल किस लिए बनाए गए, ताकि इनसे बचा जा सके, रैपिड से बचा जा सके। और कैनाल की डेप्थ कितनी है, लगभग 3.5 मीटर तक इनकी डेप्थ है। अगला वाटरवे है आपका मिसिसिपी ओहियो वाटरवे। कहाँ पर है ये, यूएसए में ही है, ठीक है। तो इट कनेक्ट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूएसए विद गल्फ ऑफ मैक्सिको, ध्यान रखना। तो यूएसए के नीचे की साइड में यहाँ पर नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये यूएसए के अंदर वाले पार्ट हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज। तो यूएसए में आपको पता है मिसिसिपी रिवर, यहाँ पे जैसे ये मिसिसिपी रिवर, ये ओहियो रिवर, इन्हीं पर बना हुआ है मिसिसिपी ओहियो वाटरवे, जो यूएसए के अंदर वाले भागों को साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लार्ज स्टीमर्स मतलब मूव करते हैं। और कहाँ तक मूव करते हैं ये, मिनियोपोलिस तक ये मूव करते हैं। यहाँ पर ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब तक आपने अगर लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।